अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, भीड़ में खोया आदमी। यह चैप्टर लीलाधर शर्मा पर्वतीय के द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। इसमें से बोर्ड में लगभग हर साल प्रश्न आता है, तो प्रश्नों के साथ पूरे बुक को पढ़ेंगे साथ में। प्रस्तुत निबंध जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। मनुष्य यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम सभी स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। इस कथा प्रसंग में उठाई गई समस्याएं समाधान की ओर अग्रसर करती है। यह विषय हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का लेखा जोखा हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। अब इस पैरा से ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नाम था लेखक के दोस्त का, किसके, कैसे और लेखक क्या कहते हैं उस पर। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो था, पर वहाँ लोगों की इतनी लंबी कतार थी। घंटों प्रतीक्षा करने के बाद मेरी बारी आई तो पता चला किसी भी गाड़ी में स्थान खाली ही नहीं है। जाना आवश्यक था, इसीलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने का भी जगह नहीं और प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्कम धक्का करने में लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने खिड़की से मुझे भीतर ना ढकेला होता तो मैं हरिद्वार ना पहुंच पाता। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह खिड़की से बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ, पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से भरी पड़ी है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे आ सकते हैं, कौन श्यामलाकांत जी को लेने आया और उसका विवरण दे। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उसकी सहायता क्यों नहीं लेते। कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था। पूरी लाइन में खड़ा रहने पर भी मेरी बारी आई तो अक्सर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगार की कितनी भीड़ भटक रही होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामलाकांत बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं। वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में भटक रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक
नई कॉलोनी बन गई है, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खादान घट रहे हैं। उसी समय श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान ले आई। उनके पीछे 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा पा रही हैं क्या? वे फीकी मुस्कान दी, बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई न कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यहीं देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली होती रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब तो उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कई अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही है। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझुलाया स्वर सुनाई दिया। माँ, जल्दी से 1 कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है? मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गई हैं और बनते जाते हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियां और बसों की संख्या पहले से कई अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों का भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों से, दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो, तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस की भीड़ के कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता है। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इसी भीड़ के रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अभी भी नहीं चेता और श्यामलाकांत बाबू की तरफ परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। अब प्रश्नों को देखते हैं। पहले 2 प्रश्न तो मैंने बता दिए थे। उसके बाद यह याद रखना है कि श्यामलाकांत जी का बेटा दीनानाथ को जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त ऑफिसर के द्वारा क्या सुनना पड़ा। उसके बाद लेखक ने मकान
तक पहुंचने के बाद क्या कहा? उन्होंने मकान को देखते ही क्या कहा? उसके बाद अपना उपचार अस्पताल में ना होने पर मित्र की पत्नी ने क्या कहा? किसके लिए क्या लेकर कौन आया? यह प्रश्न उस सीन का है जब श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपार लेके आई थी। लेखक मित्र की पत्नी को देखकर क्यों स्तब्ध रह गए? कौन दर्जी के पास गया? क्यों गया? किसके काम से गया? वहाँ क्या हुआ? उसके बाद लेखक परेशानियों का क्या कारण बताते हैं और फिर हम बच्चे को कब नहीं चाहेंगे? लोग स्वयं भीड़ में क्यों खो जाते हैं? लेखक ने अंत में क्या कहा? उसके बाद सारे बच्चों के नाम जितने दिए हुए हैं और कितने बच्चे थे, यह भी याद करना बहुत आवश्यक हो जाता है।